जय श्री राम। मैं महिपाल सिंह आज आपको अपने क्षेत्र के जाने माने शिक्षक श्री विष्णु चार जी से आपको रूबरू कराता हूँ, ढेर सारी बातें करवाता हूँ इनसे। वर्तमान शिक्षा की प्रणाली, शिक्षा का स्तर, बेरोजगारी का स्तर, छात्रों का भविष्य आज से संबंधित सवाल करेंगे आज। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे चैनल पर एम चेयरपर्सन पर आए, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल, भारत में भिन्न भिन्न राज्य बोर्डों तथा केंद्रीय बोर्ड, सभी बोर्डों के सिलेबस अलग अलग हैं। इस तरह शिक्षा पद्धति में एक रूपता नहीं है। इस तरह की भिन्नता कहाँ तक ठीक है? क्या इससे विद्यार्थियों नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा विद्यार्थियों पर? जी बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ तो ठीक है। जैसे यूपी का जो शिक्षा प्रणाली है वो अलग है, राजस्थान का शिक्षा प्रणाली अलग है, एमपी का शिक्षा प्रणाली अलग है। तो जब स्टेट लेवल की बात आती है तो वहाँ तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सेंटर में जाते हैं, हम कोई भी सेंटर का एग्जाम देते हैं जहाँ पूरे देश के कंपटीशन दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेरा मानना ये है कि देश में शिक्षा प्रणाली अगर एक समान रूप से हो तो बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ फिर सेंटर में भी दिक्कत नहीं आएगी और स्टेट लेवल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो शिक्षा प्रणाली एक समान हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है उसमें थ्योरी अधिक पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत कम दिया जाता है। इससे छात्रों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसके लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखो, सरकार की भूमिका इसमें ये होनी चाहिए कि उसको जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें फैसिलिटी प्रदान करनी चाहिए। लेबोरेटरी की, प्रयोगशाला की अगर फैसिलिटी सरकार अगर प्रदान कर देती है तो उससे बच्चों को जो एजुकेशन मिल रही है वो स्किल्ड एजुकेशन मिलेगी। क्योंकि जब बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे, आपने देखा होगा कि रट्टा मार के सिर्फ डिग्रियां प्राप्त की जाती हैं। स्किल्ड एजुकेशन आती है वो सिर्फ प्रैक्टिकल से आती है। अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो स्किल्ड एजुकेशन आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जितनी भी स्किल्ड एजुकेशन होगी तभी आपको, जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे डिग्री काम नहीं करती। प्राइवेट सेक्टर में जो आप जॉब ढूंढने जाओगे तो वहाँ डिग्री काम नहीं करेंगी। वहाँ पे आपको स्किल्ड एजुकेशन उनको दिखानी पड़ेगी कि हाँ, मेरे में ये स्किल है, मैं ये काम अच्छे से जानता हूँ। जैसे जापान है, जापान में क्या होता है, जापान में यही तो होता है कि वहाँ पे हर बच्चे को स्किल्ड एजुकेशन दी जाती है। बचपन से ही उसका इंटरेस्ट देखा जाता है। कोई आईटी सेक्टर में, कोई कंप्यूटर पे शुरू से ही इंटरेस्ट है उसका, किसी का जैसे कि मोटर वगैरह हैं और इन्वर्टर वगैरह हैं, या फिर जो भी लाइट से संबंधित इक्विपमेंट हैं, किसी का उसमें इंटरेस्ट है। तो वहाँ ज़बरदस्ती नहीं की जाती। वहाँ पे जिस बच्चे का जिस तरह का इंटरेस्ट होता है उसी डिपार्टमेंट में उसको डाला जाता है बचपन से। उससे क्या होता है कि स्किल्ड एजुकेशन मिलती है। तो स्किल्ड एजुकेशन के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। आप जैसा आपने कहा कि प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं, उसका रीज़न यही है कि फैसिलिटी नहीं है। स्कूल में लेबोरेटरी ही नहीं है तो टीचर प्रैक्टिकल कहाँ से कराएँगे? आप जाइए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, जहाँ पे अगर मैं काउंटिंग में गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ दूँ, दिल्ली में है जैसे कि, और भी 2-4 जगह होंगे, तो काउंटिंग में ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ लेबोरेटरी पे काम होता है। अदरवाइज़ अगर ज़्यादातर देखा जाए तो स्कूलों में लेबोरेटरी है ही नहीं, प्रयोगशाला है ही नहीं। तो जब प्रयोगशाला की फैसिलिटी सरकार नहीं देगी तो मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकल बच्चे कर पाएँगे। और इसमें बस यही है कि मैं अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ कि एजुकेशन जो बजट है वो 6% होना चाहिए, और वो बजट 4 के आसपास रहता है हमारे देश का। 4% से कम रहता है, कभी 4.15 और 4.25 जो भी है, मतलब ये इतना आसपास ही रहता है, ठीक है? अब अगर सरकार एजुकेशन बजट को पूरी तरह से यूज़ कर ले शिक्षा पे, तो देश का बेहतर विकास हो पाएगा। और मैं तो चाहता हूँ कि अगर सरकार एक कानून और ऐसा बना दे कि उसमें एमएलए, एमपी जितने भी बड़े अधिकारी हैं जिस भी डिपार्टमेंट में, उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ें, और वो भी अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूल में, तो मुझे लगता है कि सारी फैसिलिटी बेहतर तरीके से हो पाएँगी। क्योंकि दर्द उसको होता है जिसकी उँगली कटती है। क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे कॉलेजों में, जहाँ प्राइवेट कॉलेज हैं,
या फिर फॉरेन में भी अच्छे कॉलेज हैं वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि छोटे स्तर पे लेबोरेटरी है कि नहीं है, प्रयोगशाला है कि नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि अगर सरकार ये कानून भी ला दे कि एमएलए, क्योंकि सरकार कहती है कि भाई सब कुछ सही चल रहा है, तो सब कुछ सही चल रहा है तो उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने में दिक्कत क्या है? अगर सरकारी स्कूल में बेहतर पढ़ाई हो रही है, सब कुछ बेहतर हो रहा है, तो उनके बच्चे भी बेहतर हो जाएँगे उसमें। तो ये कानून भी अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। जिस दिन प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे तो बच्चों पर पढ़ाई का और ज़्यादा असर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल 100%, क्योंकि प्रैक्टिकल से बच्चा फ़ील करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, उसे जैसे पता रहता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि 12th कर लेता है बच्चा, कोई भी बच्चा जब 12th करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो भी बिजली विभाग है, विद्युत चैप्टर है, लाइट चैप्टर है, उसके बारे में सब कुछ पढ़ लेता है। लेकिन उससे पूछा जाए कि भाई जो फ्यूज़ लगाते हैं हम, वो फ्यूज़ का शेप कैसा होता है, किस तरह का होता है, उसे पता ही नहीं है। उससे मैं कहूँ कि रजिस्टर कैसा होता है, पता ही नहीं है। उससे मैं पूछूँ कि भाई करंट और वोल्टेज मापने की मशीन कैसी होती है, जिसे हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं, पता ही नहीं है कि वो कैसा होता पता है। है यानी कि करंट है, पर ये नहीं पता है क्या डीसी है कि एसी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फ़ील करना इसे कहते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि करंट की डेफ़िनेशन क्या है? आप करंट की डेफ़िनेशन दे दो, उससे आप फ़ील नहीं कर पाओगे। आप अपने हाथ में एक बार करंट लगा के देखना, आपको पता चल जाएगा करंट होता क्या है। तो जैसा कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कोचिंग संस्थानों को क्या प्रयास करने चाहिए? देखो, कोचिंग संस्थानों को मुझे लगता है कि आजकल कोचिंग संस्थान जो भी हैं, वो बिज़नेस के मोड में चले गए। उनको बिज़नेस पे फ़ोकस करना है, अपनी कोचिंगों को बिज़नेस के रूप में लाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि टीचरों को अपने पैशन पे काम करना चाहिए। टीचर का पैशन होता है पढ़ाना, टीचर का स्वधर्म भी होता है वो, कि उसको पढ़ाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिज़नेस को छोड़ तो नहीं सकते आप, क्योंकि आपको कोचिंग रन करनी है, कोचिंग चलानी है अच्छे से, वहाँ पे टीचरों का पेमेंट भी करना है। लेकिन अगर पूरा फ़ोकस उस पे बिज़नेस पे ना करके अगर पैशन पे भी किया जाए, अपना स्वधर्म प्रॉपर तरीके से पूरी जान लगा के मेहनत की जाए बच्चों के साथ, तो मुझे लगता है बेहतर चीज़ें निकल के आएँगी और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होंगे। आज से कई साल पहले देखा जाए तो पहले कोचिंग थी। पहले हाँ, कोचिंग थी जिनको गुरुकुल का नाम देते थे हम लोग। भाई गुरुकुल कोचिंग ही तो थी और क्या था? आप स्कूल का नाम दे दो, कोचिंग का नाम दे दो, बस इतना अंतर हुआ नहीं, है। अब ये कोचिंग स्कूलों से बाहर निकल के गई हैं कि आपको मैं बताऊँ स्कूलों से बाहर निकल के क्यों गई हैं? स्कूलों से बाहर निकल के इसलिए गई हैं कि सरकार स्कूलों पे ध्यान नहीं दे रही है। अब आप बताइए कि जब सरकार स्कूलों पे ध्यान नहीं देगी, स्कूल में लैबोरेटरी नहीं होंगी, स्कूलों में अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो बच्चा कहाँ जाएगा फिर? हम प्राइवेट किसी कोचिंग बच्चे से अगर पूछते भी हैं कि स्कूल में भी पढ़ने जाते हो, तुम कोचिंगों में पढ़ने भी जाते हो, तो तुम्हें स्कूल में वो ज्ञान नहीं मिल पाता जो कोचिंग में मिला है, स्कूल में नहीं मिल पाता। आप बताइए कि अगर स्कूल में ज्ञान मिला होता, तो आप पागल तो हो नहीं कि आप बाहर 6 घंटे स्कूल में देने के बाद 4-5 घंटे बाहर जाओगे। स्कूल में ज्ञान नहीं मिल पा रहा है तभी तो वो बाहर जा रहा है। आप जाना स्कूल में, मैं तो कभी-कभार गवर्नमेंट स्कूल में जाता हूँ तो देखता हूँ हालत बहुत खराब है। टीचर अपने काम पे ध्यान दे ही नहीं रहे प्रॉपर जो देना चाहिए। अगर आप बताओ कि स्कूल में, मैं तो ये जानता हूँ कि जितने भी जो गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ जो मैं तैयारी कराता हूँ यहाँ पे, मैथ की तैयारी कराता हूँ, वो मैथ 10th लेवल का होता है। मैथ 10th लेवल का होता है। बच्चों को वो मैथ 10th लेवल तक ही कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी 12th के बाद कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। इसका रीज़न क्या है? कि कहीं न कहीं स्कूल के टाइम पे कहीं न कहीं दिक्कत आई होगी। तो सर अगर आने वाले वर्षों में शिक्षा का स्तर ऊपर उठ जाता है और अशिक्षित नागरिकों की संख्या तेजी से घट जाती है, तो आपकी नज़र से क्या बेरोजगारी पर लगाम लगेगी? 100% लगेगी, 100% इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि शिक्षा आपके माइंड को डेवलप करती है। शिक्षा सरकारी नौकरी तो देती ही है, नौकरी तो देगी ही, लेकिन अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है किसी रीज़न बस, तो आपका माइंड डेवलप इतना कर देगी वो कि आप अपना उद्यम भी चलाएँगे ना, तो वहाँ भी अशिक्षित बंदे से बेहतर चला पाएँगे। क्योंकि शिक्षा सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। शिक्षा आपको सोचने के लिए अग्रसर करती है कि आप हर जगह पे कितना बेहतर सोच सकते हैं। और शिक्षा का तो वो पॉइंट है कि जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो शिक्षा का तो बस यही है कि अगर आपके पास स्किल्ड एजुकेशन है, अगर आप स्किल्ड तरीके से शिक्षित हो रहे हो,
तो बेरोजगारी को तो 100% कम कर दूँ। तो जैसा कि सर हम जानते हैं, जैसे आप भी एक कोचिंग संस्था चलाते हैं, तो सर मैं पूछना चाहूँगा आपकी कोचिंग का नाम क्या है सर? मेरी कोचिंग का नाम है नौकरी विद एमके। क्या पढ़ाते हैं सर आप? मैं मैथ पढ़ाता हूँ। और छात्रों के साथ आपकी बॉन्डिंग किस प्रकार की है सर? छात्रों के साथ बॉन्डिंग मेरी एक टीचर के साथ-साथ दोस्त की भी है। मैं दोस्त की तरह बॉन्डिंग रखता हूँ उनके साथ, ताकि कोई भी बच्चा कैसा भी डाउट पूछने से कतराए ना। वो जिसको जैसा भी डाउट आएगा, वो मेरे से बिना हिचकिचाहट के हर तरह से क्वेश्चन कर पाएगा और मैं उनको बेहतर जवाब दे पाऊँ। तो सर आप किस पर्पज़ से किस परीक्षा की तैयारी करवाते हैं सर आप? मैं तैयारी कराता हूँ जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अब वो चाहे एसएससी कराती हो, चाहे रेलवे कराती हो, चाहे वो यूपी एसआई, यूपी पुलिस जो भी हो, जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो सारे मैं कवर करवाता हूँ। मैं केवल मैथ पढ़ाता हूँ। हर एक कोचिंग की एक अलग-अलग प्लानिंग होती है सर। आपकी कोचिंग की क्या प्लानिंग है सर? मेरी कोचिंग की प्लानिंग फिलहाल मेरा टारगेट कमज़ोर बच्चों पे रहता है, क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे तो जैसे ऑनलाइन भी अगर देखोगे, ऑफ़लाइन भी देखोगे तो वहाँ पे बच्चों के जब बेसिक क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो वो फिर आगे मकान खड़ा नहीं कर पाते। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब नींव ही मज़बूत नहीं है, तो मकान उस पे नहीं खड़ा होगा। तो मेरी जो प्लानिंग रहती है, वो यही है कि पहले भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन बच्चों के जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो जिनको मैथ से डर लगता है या फिर जिन्होंने 12th में बायो ली है, तो उनके लिए पहले बेसिक क्लियर कराया जाए। बेसिक क्लियर होंगी तो शायद चीज़ें आगे बेहतर हो पाएँगी। तो मेरी तो बस यही प्लानिंग रहती है कि कमज़ोर बच्चों को उन बच्चों के साथ खड़ा कर दिया जाए, जो कॉम्पिटिशन में थोड़े से आगे लेवल पर हैं। सर किसानों के बच्चों को सरकारी नौकरी तो प्राप्त कर लेते हैं, किसानों के बच्चे सरकारी नौकरी तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उच्च पदों पर बहुत कम हैं। ऐसे क्या प्रयास करने चाहिए और क्या रणनीति अपनानी चाहिए कि उच्च पदों में भी किसान के बच्चे सर्वाधिक संख्या में हों? देखो, किसान के बेटे नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप बी, वैसे तो ग्रुप ए की भी करते हैं जिनके पास पेशेंस होता है, थोड़ा समय देते हैं। बट मेरा मानना ये है कि एक किसान वर्ग जो होता है, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, एक किसान वर्ग जो होता है, वो 12th बच्चे को बड़ी मुश्किल से करा पाता है। 12th की जो पढ़ाई का एक्सपेंडिचर होता है, जो भी खर्च होता है, तो उनको लगता है कि 12th करने के बाद कैसे भी करके कोई भी जॉब मिल जाए हमें और हम उसमें आसानी से निकल जाएँगे। तो उनका प्रयास रहता है कि कैसे भी 12th हो और 12th के बाद हम तैयारी करें, 1-2 साल तैयारी करें और हम निकल जाएँ। तो भाई जो भी अधिकारी लेवल की जॉब है, जो भी उच्च पदों पर जॉब है, वो पहला पॉइंट तो ये है कि वो सारी ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो ग्रेजुएशन के लिए 12th के बाद 3 साल चाहिए हमें और उसके बाद भी 3 साल के बाद भी 1-2 साल तैयारी बंदा करता भी है, 1-2 साल तो तैयारी में निकल जाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो 4 से 5 साल हमें अच्छे लेवल की जॉब के लिए चाहिए और उतना पेशेंस न तो किसान के बच्चों के पास होता है अपने घर की कंडीशन देखते हुए और न ही उन बच्चों के माता-पिता मतलब किसान के पास होता है। क्योंकि इतने टाइम के लिए एक तो इतना टाइम जा रहा है, दूसरा उसके लिए खर्चा कहाँ से आएगा? तो उन सारी चीज़ों के लिए मेरा मानना ये है, हालाँकि देखो ऐसा नहीं है कि आज भी अच्छे पदों पर किसान के बच्चे हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं और वो वही बच्चे होते हैं जिनके माँ-बाप के पास भी पेशेंस होता है, उनके माँ-बाप भी सोचते हैं कि भाई चाहे जो भी हो जाए, बच्चा जो करना चाहता है वो करेगा। ना माँ-बाप प्रेशर बनाते हैं और बच्चा खुद अपना इतना रेगुलर रहता है चीज़ों में कि भाई मैं 4-5 साल के लिए रेगुलरिटी बनाए रखूँगा पढ़ाई में और बस मुद्दा बस इतना ही है कि इसमें माँ-बाप मतलब किसान और उनके बेटे, उन दोनों का ही कॉम्बिनेशन चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए कि अगर माँ-बाप कह देंगे अपने बच्चे से कि नहीं बेटा तू पढ़ाई कर, आराम से 4 साल, 5 साल, 6 साल तेरे पास हैं आराम से, तुझे कोई नौकरी लेने की जल्दबाज़ी नहीं करनी है। तू वही कर जो करना चाहता है और वो अगर ये बोल दें कि तुझे पैसे की टेंशन नहीं लेनी है और तुझे बस पढ़ाई करनी है, तो मुझे लग रहा है कि शायद उच्च पदों पर भी किसान के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं सर, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन में पढ़ना पसंद करते हैं। उसके लिए आपने क्या सोचा है सर? देखो, अगर ऑनलाइन से ऑफलाइन पढ़ना पसंद करते हैं, तो पहले तो मेरी नज़र में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सही हैं। अगर जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो मैंने बस यही सोचा है कि ऑनलाइन तो मैं पढ़ाता ही हूँ। ऑनलाइन के साथ-साथ मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी डाली हुई है। अगर जो बच्चे ऑनलाइन में रेगुलरिटी नहीं बना पाते हैं,
रेगुलरिटी बनाने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई टीचर लाइव पढ़ा रहा है, उसकी क्लास को उसी टाइम पे न लेके कल के लिए छोड़ देना कि भाई हमारे पास रिकॉर्डेड क्लास है और हम कल उस पे कल उस क्लास को पढ़ लेंगे। अब कल वाली क्लास को आप परसों के लिए डालोगे कि भाई परसों पढ़ लेंगे। ऐसे ही वो बैक पे बैक, बैक पे बैक, बैक पे बैक होता चला जाता है, प्रॉपर बैक होता है और एक समय ऐसा आता है कि वो सिलेबस ही छूट जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो ऑनलाइन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग डाली हुई है, तो मैं उनके लिए वहाँ पे ज़्यादा बेहतर प्रयास करूँगा और मेरी दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग चलती हैं। तो और ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों ही कोचिंग में मुझे कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता है। ऑनलाइन भी मेरे हिसाब से सही है, जो बच्चे रेगुलरिटी बना पाते हैं। लाइव क्लास को लाइव की तरह लेते हैं या फिर लाइव की तरह नहीं भी लेते तो रिकॉर्डेड क्लास में भी डेली क्लास को लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही अंतर है कि ऑनलाइन में बंदा क्लास लेने में थोड़ा-सा लापरवाही इसलिए दे देता है कि उसको पता है कि आज की क्लास मेरे पास कल भी रहेगी, मैं उसको कल भी देख लूँगा। लेकिन ऑफलाइन में जो क्लास आज हो गई, टीचर ने जो आज पढ़ा दिया, वो उसको पता है कल नहीं मिल पाएगा, तो वो फिर लापरवाही कम करता है। क्या फ्यूचर में आपका संस्थान सिविल सेवाओं में आईएएस, पीसीएस की तैयारी का बीड़ा उठाएगा? ये तो देखो समय बताएगा। अभी तो मेरा टारगेट वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामों पे है। बाकी तो समय डिसाइड करेगा कि हम कहाँ तक जाते हैं। जैसा कि मैं जानता हूं सर, आप बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं। आपने जो कदम उठाया है शिक्षा को स्तर के लेकर, इसमें बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, आपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए आपने ये कोचिंग खोली है, इसकी मैं भली भांति जानता हूं। तो सर मेरा आखिरी सवाल एक और है कि जो बच्चे राह भटक चुके हैं, जो पढ़ नहीं रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, राह भटकने में सबसे ज़्यादा अगर कोई बच्चा राह भटक रहा है, उसका 90% ज़िम्मेदार उसके माँ-बाप। अगर माँ-बाप समय-समय पर नहीं देखेंगे बच्चे को कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है और माँ-बाप तब जाके देखेंगे जब वो 100% निकल चुका होता है हाथ से, तो वहाँ से वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर माँ-बाप बीच में ही देख लें कि भाई थोड़ा-सा भटक गया है, तो शायद वहाँ से वापस लाना बहुत आसान होता है। जैसा कि मैं देखता हूं सर, आजकल देख रहा हूं, वैसे एक पढ़ने की उम्र होती है, जी, तो पढ़ने की कोई उम्र भी नहीं होती है, जी। लेकिन जो उम्र होती है, जिस उम्र में हमें पढ़ना चाहिए, जब वही आगे तक नहीं जा पाएंगे उसे लेकर। जैसे कि मानो चलो 8 और 9, 10 साल का बच्चा पढ़ने लायक हो जाता है और 18-20 वर्ष तक वो पढ़ाई करता है, उस बीच में वो पढ़ता है, तो उसके बाद अगर पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। अगर उस वर्ष तक नहीं पढ़ रहा है तो उसके जिम्मेदार माँ बाप ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, माँ-बाप ज़िम्मेदार मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 70 से 80% माँ-बाप ज़िम्मेदार हैं। देखो, 2 कंडीशन होती हैं बच्चों के ना पढ़ने की। एक तो माँ-बाप ध्यान ना दें और दूसरी कंडीशन होती है फाइनेंशियल। भाई किसी के माँ-बाप इतने कमज़ोर हैं जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो डेली कमाते हैं 200, ₹250, ₹300, ₹400 और उससे डेली खर्चा चलता है। तो वो बच्चे फाइनेंशियल की वजह से, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके पास टैलेंट होता है और गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, बचपन से ही टैलेंट होता है, लेकिन वो फाइनेंशियल पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि अगर कोई भी बच्चा फाइनेंशियल की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो पैसा उसकी पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं आएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर किसी बच्चे के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेरे पास आके कॉन्टैक्ट करे। मैं उसे फाइनेंशियल हमेशा उसके साथ फाइनेंशियल रूप में खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आने वाली पीढ़ी को आपने एक नई रोशनी की तरह समझाया है। आपने बेधड़क होकर हर सवाल का जवाब दिया सर। धन्यवाद चेयरपर्सन चैनल पर आपका आने के लिए। धन्यवाद।